मेरे साथ हैं रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, देश के चर्चित अधिवक्ता और पटना साहिब के उम्मीदवार। सर, आप चुनाव मैदान में उतर गए हैं, क्या प्रचार भी कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, अभी मैं संगठन में घूम रहा हूँ। सभी मंडलों की बैठक करना, बाकी करना, और बाकी क्षेत्र में भी घूमता हूँ। आजकल मेरी बहुत रोचक चल रही है व्यस्तता। कलश यात्रा में भी चला जाता हूँ। कल भागवत पुराण के मंच पर भी गया था। अच्छा लगा मुझे कि हजारों संख्या महिलाएं आती गांव-गांव में। और इसके अलावा संगठन में मिलना जुलना, फिर क्षेत्र में भी निकलूंगा। पटना मेरा पुराना क्षेत्र, यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू किया, तो पटना तो मेरा अपना है, पटना के लोग मेरे अपने हैं, तो वही संबंध हमारा रहता है। इसलिए उसमें कोई औपचारिकता नहीं रहती मेरी। पटना के नहीं नेता आप हैं, आप तो राष्ट्रीय नेता हैं। अब क्या चुनाव का मुद्दा है, ये बताइए पूरे देश में। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का विकास की यात्रा है, और मैं आपसे, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, मैं 3-4 बातें कहूँगा। मोदी जी ने कहा तो राम मंदिर बना कि नहीं बना। आप सबों की शुभकामना से प्रभु राम का वकील होने का सौभाग्य मुझे मिला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में मैं देश का कानून मंत्री था। आज क्या भव्य मंदिर बना है, सनातन का गौरव हुआ है। मोदी जी ने कहा 370 समाप्त होगा, तो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। अमित शाह जी ने क्या हिम्मत दिखाई, मोदी जी ने दिखाई। देश के कानून मंत्री के रूप में छोटी सी गिलहरी की भूमिका मुझे भी अदा करने का सौभाग्य मिला। 3 तलाक समाप्त होगा, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ। कानून मंत्री के रूप में मुझे लाने का मौका मिला था पीएम के निर्देश पर। डिजिटल इंडिया आया कि नहीं आया। आज नक्षत्र टेलीविजन सैटेलाइट पर है कि नहीं। क्या डिजिटल इंडिया, क्या मेक इन इंडिया, क्या डिजिटल पेमेंट, क्या यूपीआई पेमेंट, तो मोदी जी ने कहा था। और एक बात मैं कहूँगा कि कोरोना में आपको टीका लगा था ना, है? उसकी जानकारी कहाँ मिली थी? आपके मोबाइल पर आई थी कि आपको पहला टीका कहाँ लगेगा, दूसरा कहाँ लगेगा। ये मोदी जी के आशीर्वाद से मैं ही देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय में कोऑर्डिनेट कर करके। देश का टेलीकॉम मंत्री था। गरीबों को 80 करोड़ खाना खिलाया गया कि नहीं, आज तक चल रहा है कि नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई 11 से, अब तीसरी होने के रास्ते पर है। भारत दुनिया की बड़ी ताकत बना कि नहीं बना। नरेंद्र मोदी गरीबों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, देश के नेता हैं। तो ये मैंने कुछ बातें आपको बताई। आज आतंकवादी भाग रहे हैं कि नहीं, चरमपंथी डर रहे हैं कि नहीं, तो ये भारत है। नो मोर सॉफ्ट स्टेट। तो ये है हमारा एजेंडा। अब मोदी जी कहते हैं ट्रेलर है, आगे और करेंगे। उनका क्या एजेंडा है? विपक्ष रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रहा है कि रोजगार कहा था हर साल 1 करोड़ को देंगे, 10 साल में कितने लोगों को देंगे? अच्छा कि आपने सवाल उठा दिया। ये बताइए कि ये जो लेबर मिनिस्ट्री का साइट है, वो बाकायदे रखते हैं लगभग 14-15 करोड़ रजिस्टर हुए हैं उस पर। और रजिस्ट्रेशन उन्हीं का होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, जो कहीं काम करते हैं, जिनका एम्प्लॉय प्रोविडेंट कटता है। ये बताइए कि इतना अधिक लोगों को भारत सरकार में नौकरी मिली कि नहीं, हर साल देते हैं, बाकायदे डिक्लेयर करते हैं। ये बताइए मुझे कि इतनी सड़कें बन रही हैं ना, तो सड़कें बन रही तो लोगों को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर था, 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 270 हो गया। लगभग 7-8 लाख लोगों को नौकरी मिली। आज एप्पल फ़ोन भी हिंदुस्तान में आ गया। ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सबों में रोज़गार के अवसर मिले हैं कि नहीं मिले हैं। इतना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। भारत ऑटोमोबाइल में दुनिया का दूसरा देश बन गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो इसमें नौकरी के अवसर मिले हैं कि नहीं। हमने कहा था रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, तो ये करोड़ों में संख्या जा रही है कि नहीं जा रही है। और इसी पर आपको हम काउंटर कर दें, कांग्रेस सरकार में कितने मिले। तो हमारा काम ये नहीं है। देश समझती है कि मोदी का रास्ता ठीक है, और यही रास्ता देश को आगे ले जाएगा, यही रास्ता उनकी चिंता भी करेगा। तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उसको कैसे देखते हैं? कांग्रेसी तो मान रहे हैं कि राहुल गांधी पहले वाले नहीं हैं, अब राहुल बदल गए हैं। श्रीकांत बाबू, राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च किया जाएगा, हमको बता दीजिए। 2004 से लॉन्च, रीलॉन्च, फिर लॉन्च, विपासना करके आए हैं, फिर लॉन्च, न्याय यात्रा। ये कौन सी न्याय यात्रा है? देखिए, वो कहाँ जाए नहीं जाए उनका विषय है।
राहुल गांधी देश को कितना समझते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता है। जाएंगे महाराष्ट्र तो सावरकर को गाली पढ़ देंगे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो उनका काम था ना केंद्र में रह करके अलायंस को बनाना संभालना, तो सब कांग्रेसी भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? तो अपनी पार्टी के साथ तो आप न्याय कर नहीं पा रहे हैं, देश के साथ न्याय क्या करेंगे? देखिए अब ये टूट फूट की सरकार नहीं चलती। क्या राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे? क्या लालू जी बनेंगे? तेजस्वी जी बनेंगे? अखिलेश यादव बनेंगे? ममता जी बनेंगी? ममता जी साथ में। आज देश स्थायी सरकार का क्या फायदा होता है ये देख रहा है। इसीलिए इनमें से किसी की क्षमता नहीं है केंद्र सरकार चलाने की और संभालने की। आपकी पार्टी का नारा है अब की बार 400 के पार, लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए तो 72 सीटों पर आपकी पार्टी 1 लाख से कम वोटों से जीती है, प्रत्याशी जीते हैं। 50 सीटों पर 50,000 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कहना है कि इन्हीं 120 सीटों पर वो धावा बोलेगा और कम से कम 50 सीटें ले लेगा। अगर वैसा हुआ तब तो 300 के भीतर। तो मतलब 120 ही पर धावा बोलेंगे ना? पकड़ा गए ना? देखिए श्रीकांत बाबू, 14 में कहे थी सरकार तुम्हारी बनेगी, बन गई ना। फिर क्या कहा 19 में जीत के दिखाओ, तो 300 से पार निकल गए ना। वहाँ 282 फिर 300 के पार, तो 400 के पार भी जाएंगे। दक्षिण भारत में भी कमल खिलेगा, कसकर खिलेगा। केरला में खिलेगा, तमिलनाडु में खिलेगा, तेलंगाना में और खिलेगा, कर्नाटक में स्वीप करेंगे और बाकी तो करेंगे ही। देखिए एक मूल बात समझिए, विपक्ष के तंबू उखड़ गया है। तंबू मतलब राजनीतिक तंबू, उनकी साख खत्म हो गई है। क्या ममता जी क्यों नहीं साथ चली? सीपीआई सीपीएम क्यों नहीं साथ चल पाए केरला में? मैंने और तो छोड़िए, सीपीआई के उम्मीदवार राजा की पत्नी लड़ रही है वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ। तो क्या रिश्ता है भाई? टूट रहा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इसी पर देश चलेगा? ये देश चलेगा मजबूत नेता से, मजबूत पार्टी से, प्रेम से और डिलीवरी से, जो मोदी जी ने करके दिखा। विपक्ष ये भी तो आरोप लगा रहा है कि अपने विरोधियों को जेल भेज रहे हैं आप। हेमंत सोरेन को भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, अब किसको भेजेंगे? अच्छा ये बताइए, उनको हाईकोर्ट से राहत मिली क्या? जो बंगाल के मंत्रियों के घर में 60-70 करोड़ कैश मिली क्या? हेमंत सोरेन को राहत मिली क्या? आप मुझे बताइए ना। मनीष सिसोदिया को मिली क्या? तो आप लूटेंगे, घपला करेंगे तो मोदी जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीधी सी बात, वो तो डिक्लेयर करते हैं, छुपाते भी नहीं हैं। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। चारा घोटाले का मैं वकील था ना, एक्सपोज करने वाला। क्या चारा घोटाला के आप ही मेन वकील थे, मैंने सीबीआई जांच करवाने वाले। जांच करवाने वाले। सुशील मोदी हमारे पिटिशनर थे। क्या हल्ला होता था, आप तो कवर करते थे कि सब कॉन्स्पिरेसी है सांप्रदायिक ताकतों की। आज सजा हो गई ना उनको। एक सप्लायर को राहत मिली क्या? लालू जी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अलकतरा घोटाले में क्या हुआ? तो देखिए श्रीकांत बाबू, घोटाला करिएगा और बड़ी बड़ी बात करिएगा तो ये तो नहीं चलेगा ना। आप तो एक बड़े अधिवक्ता हैं, अनुभवी हैं। चारा घोटाला में मुकाम तक आपने पहुंचाया, सीबीआई जांच करवाया। तेजस्वी यादव के भविष्य को कैसे देखते हैं? वो भी घोटाले में फंसे हुए हैं। अब ऐसा है, देखिए वो यंग हैं, मेहनत करते हैं, मेरी शुभकामना है। ये सवाल तो उठाऊंगा जरूर ना मैं। इस जमाने में इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। है? क्या मतलब है इसका? देखिए उनको अपनी मेहनत से पद तो नहीं मिला है, मैं थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। वो लालू जी के पुत्र से मिला है, ये उनका निजी विषय है। लेकिन बिहार के भविष्य के लिए थोड़ा अपने को भी ठीक से लेके चले ना। इससे अधिक और मैं क्या बोलूँ, मैंने संकेत में काफ़ी कुछ कह दिया। बिहार चुनाव पर एक बात कहना चाहता हूं मैं। बिहार के लोकसभा चुनाव में आपके 32 से ज़्यादा प्रत्याशी ऐसे थे, उसमें आप भी एक शामिल हैं, जो लाखों वोटों के मार्जिन से जीते। 2 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीते। 60 से 63% वोट लाकर जीते। पूरा विपक्ष सिमट गया 40 पर। फिर भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जो लाखों वोटों से जीते, उनका टिकट काट दिया गया। तो क्या पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहा है कि प्रत्याशियों का भी कुछ है दमखम? नहीं, देखिए ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चुनाव है, तो हम लोग का काम है उनके साथ चलना, ढोलक भी बजाना, मेहनत भी करना, जनता के भी जाना। लेकिन जनता तो मोदी जी को ही देखती है। अब बाकी
गुण दोष का विचार होता है तो होता है। अब पार्टी का काम है, अभी यूपी में देखिए कितनों का टिकट बदला गया। तो चिंता मत करिए, बीजेपी जीवंत रूप से काम करती है और आगे बढ़ती है। और इस बार जब कहा है 400 के पार तो 400 के पार। इस बार पटना के लिए क्या करने वाले हैं, खास आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? इन्हें मैं बताऊंगा। 2019 में शत्रुघ्न सिन्हा को लगभग 3 लाख वोट से हराया था ना, 2,90,000 से। अब आपने पूछ लिया तो बड़ी कृपा है आपकी। मेट्रो कौन ले आया केंद्रीय मंत्री के रूप में, बताइए? पहली बात, ये जो अटल पथ बना है इसमें रेलवे ज़मीन नहीं छोड़ रही थी, लग करके जो रेलवे लाइन थी दीघा वाली, किसने छोड़वाया? मैं लगा हुआ था उसमें। पटना एयरपोर्ट बन रहा है 1400 करोड़ रुपये योजना से। मैं अनीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूँ 1000 करोड़ रुपया से। पटना से वंदे भारत चली ना, रांची के लिए, कलकत्ता के लिए, अयोध्या के लिए भी, लखनऊ होते हुए। जलपाईगुड़ी मैंने नहीं किया तो मैं उसको नहीं दावा करूँगा। महात्मा गांधी से जो टूट रहा था, हाँ, उसको मैंने बचाया लड़ करके, भैया दूसरा पुल बनाइए, अच्छी बात है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी से वो बन गया, पहला पुल था। उसके बगल में गंगा पुल बन रहा है। जेपी पथ के बगल में पीएम ने घोषणा किया है तो वहाँ से 6 लेन ब्रिज जाएगा, तो गंगा जी पर 4 पुल हो गई। आगे काला दियारा पर भी एक पुल बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ, सर्वे हो गया है। पटना में मैं TCS ले आया, पटना में मैं नाइलेट का सेंटर ले आया, और करेंगे। पटना राजधानी है तो खूब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों से बात करके करेंगे, और क्या करना है। इस बार क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? पटना कोई ऐसा सपना जिसको साकार करेंगे इस बार जीतेंगे तो? देखिए, पहली बात बता दें, पटना में IT की और कंपनियां आए, मेरी पूरी कोशिश होगी। STPI को मैं ले आया, TCS को ले आया। पटना के बच्चे बाहर जाते हैं तो उसको मैं काम करूंगा। पटना में जैसे हम लोग के प्रयास से IIM गया में खुला, आपको मालूम है, तो और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े केंद्र पटना के आसपास खुलें, वो मेरी कोशिश होगी। बच्चे बहुत बाहर पढ़ते हैं, ये सब मेरी कोशिश है। और जितना मैंने बताया इसको पूरा करूंगा और आगे करूंगा। इस बार पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ेंगे, अपना ही रिकॉर्ड? अब वो जनता तय करती है, मैं नहीं तय करता हूँ। मैं जनता के सामने सर झुकाऊंगा, मेहनत करूंगा। और अगर मैंने उनका, हाँ, एक काम जरूर की है, मैं देश दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ तो पटना साहिब मेरे साथ चलता है। रविशंकर जी पटना साहिब के सांसद हैं। मुझे याद है कि 19 में मैं शपथ ले रहा था तो देश के एयरफोर्स चीफ सिख थे, वो मंच पर आए कि सर देखिए मेरा कड़ा में पटना साहब लिखा हुआ है। तो ये मैं गुरुओं को प्रणाम करते हुए इस पवित्र नगरी का सम्मान लेकर चलता हूँ। तो आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद जी को, बड़ी बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब भी दिया। वैसे जवाब में इनसे कौन जीतेगा, ये जाने माने देश के अधिवक्ता भी हैं, और चारा घोटाले से लेकर बड़े बड़े घोटाले मुकाम तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। और राम मंदिर तो वाकई आपने बहुत बढ़िया से मुकाम हासिल किया। देखिए, प्रभु की कृपा थी, नियति का आशीर्वाद था। आप तो बड़े प्रकांड पंडित हैं, बड़े अध्यात्मवादी परिवार से आते हैं। प्रभु का आशीर्वाद था कि मुझे गिलहरी के रूप में राम की सेवा करने का। उम्मीद थी कितनी जल्दी राम मंदिर बन जाएगा? सच्चाई से बोलिएगा, ईमानदारी से। जिस दिन मैं लखनऊ बेंच में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीत गया ना, हमने कहा बनेगा। और एक मेरे पास हमेशा था, क्षमा करें, अगर ईश्वर है और न्याय है तो जीतेंगे और राम मंदिर बनेगा। तो सनातन धर्म के खिलाफ इंडी गठबंधन के नेता लगातार हमला करते रहते हैं, क्या समझाएं उनको, क्या समझाएं उनको? ये देश सनातन के साथ चलेगा श्रीकांत बाबू। प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, महादेव, ये लोग क्या करते हैं? और इतना वो DMK के लोग चिल्लाते हैं और उनके मंत्री चिल्लाते हैं, और बाद में लोग की हिम्मत नहीं होती है। मैं तो एक ही बात कहूँगा आपके चैनल पर, साफ साफ कहूँगा, जिस तरह से लोग सनातन का अपमान करते हैं, क्या दूसरे आस्था के ईश्वर के बारे में इस तरह से बोल सकते हैं? हर आस्था का सम्मान होगा। रात्रि में तेजस्वी यादव मछली का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। अब क्या मैं बताऊँ, अब जवाब दे रहे हैं कि पहले का था। आज ईद है, सबको मैं ईद की शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। यही तो हिंदुस्तान है। लेकिन बाकी के लिए सम्मान और सनातन का अपमान, ये नहीं चलेगा। तो बाकी के लिए सम्मान और सनातन के लिए अपमान नहीं चलेगा, ये कहना है सांसद रविशंकर प्रसाद जी का।